नमस्कार, द पोस्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश में आज राम राज या माफिया राज, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे अतीक हत्याकांड और उत्तर प्रदेश में राम राज की। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और माफियाओं का गढ़ रहा है। वहां एक नहीं, तमाम बड़े माफियाए रहे हैं और आज भी हैं। देखा जाए तो अधिकतर ये बड़े बड़े डॉन राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। ये बात अलग है कि माफिया डॉन कल भी थे और आज भी हैं। ये डॉन लोग अचानक किसी अन्य प्रदेश या देश से तो आए नहीं हैं, ये इसी उत्तर प्रदेश में बड़े हुए हैं और पनपे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी यूपी के मुख्यमंत्री रहते 7 साल हो चुके हैं। अब देखना यह पड़ेगा कि क्या 7 सालों में यूपी में गुंडाराज पूरी तरह समाप्त हो गया है, जैसा कि प्रदेश के मुखिया और उनके हिमायतियों का दावा है कि उत्तर प्रदेश में गुंडाराज खत्म हो गया है। छोटे मोटे गुंडे तो क्या, बड़े बड़े डॉन मारे गए हैं या उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। इस बात की पुष्टि तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी यदा कदा करते रहते हैं। यूपी से गुंडा राज खत्म, उसमें कुछ लोगों के मकानों को तोड़ना, कुछ को जेलों में बंद करना और अनेक एनकाउंटर होना गिनाया जाता है। 264 अपराधियों का एनकाउंटर में मारा जाना बताया जा रहा है। कई बड़े बड़े माफिया डॉनों को जेल में भेजा जा चुका है। पर इन सब बातों के बीच ये बात भी प्रदेश के लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री कुछ अपने राजनीतिक दुश्मनों को भी जेल में भेज चुके हैं, जिसमें सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी आजम खान और उनके परिवार का नाम भी लोग लेते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक है, योगी राज में अपराध खत्म हो गया है, अपराधों पर पूरी तरह काबू कर लिया गया है। अपराधी उत्तर प्रदेश से भाग गए हैं या भाग रहे हैं, साथ ही एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। सवाल पैदा यह होता है, क्या वाकई उत्तर प्रदेश से अपराध समाप्त हो गया है? अब बात करते हैं अपराधियों की और अपराध की। योगी जी का शासन लगभग 7 वर्ष हो चुका है। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा द्वारा आम सड़क पर अपनी गाड़ी से कुचलकर लोगों को मार डाला गया। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जिस पर रेप का आरोप है, वह जिसका रेप करता है उसके पिता की हत्या कर देता है। उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। उसकी बहन लखनऊ में आत्महत्या कर लेती है, तब कहीं कार्रवाई होती है। यहां इस बात का जिक्र करना भी समसामयिक होगा, जब योगी जी सांसद थे, योगी जी पर भी 4 आपराधिक मामले लंबित थे और उन्हें गिरफ्तारी का भी डर था। पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद योगी जी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने शासकीय नियमों के अनुसार अपने केसों को शासन से वापस करवा लिए। सर मुझे बोले डोंट बी पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। ये छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। अभी कुछ समय की बात है, 3-4 लोगों ने मिलकर एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया। उनमें से कुछ लोग बरी हो गए और एक मुख्य बलात्कारी को जमानत मिल गई। जेल से बाहर आकर वह उसी नाबालिग लड़की के घर जाकर परिवार और लड़की को धमकाता है कि केस वापस ले लो, नहीं तो फिर तुम्हारा वही हश्र करूंगा। अब आप समझाइए, उत्तर प्रदेश में योगी जी का अपराधियों पर कितना खौफ है। ऐसे एक नहीं, कई प्रकार के अपराध आज भी हो रहे हैं, जिनमें हत्या, डकैती, लूटमार, बलात्कार इत्यादि शामिल है। अपराधों पर लगाम लग रही है। उनमें कुछ चुनिंदा लोगों की गिरफ्तारी, कुछ के मकान तोड़ना, कुछ खास राजनीतिक लोगों को जेल भेजकर सबक सिखाना इत्यादि है। मकान तोड़ने के कारण योगी सरकार का नाम ही बुलडोजर सरकार बन गया है। साथ ही
जैसा आगे भी बताया गया है, 264 लोगों को एनकाउंटर में पुलिस के द्वारा मारने के कारण सर्वाधिक एनकाउंटर वाला प्रदेश भी हो गया है। सवाल यह है, एनकाउंटर होता क्या है? एनकाउंटर में शायद दोनों तरफ से गोलियां चलती है और अंत में अपराधी को मार दिया जाता है, या एक दो घोषित अपराधियों को घेर कर शूट आउट कर देने को एनकाउंटर कहा जाता है। यह भी जांच का विषय हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आजम खान, अतीक अहमद, अशरफ और अब नाम आ रहा है मुख्तार अंसारी का। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह एक विशेष वर्ग के ही लोग अपराधी हैं क्या? ऐसा नहीं है। योगी सरकार में विकास दुबे भी एनकाउंटर में मारा गया है। अब बात करते हैं अतीक के आतंक की। अतीक का आतंक पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा ही था। अतीक 4 बार विधायक रहा, सांसद भी रहा। राजनीतिक पकड़ और पूरे खानदान का अपराधों में लिप्त रहने के कारण उसका दबदबा बढ़ गया। फिर फिरौती उगाही, जमीन पर कब्जा, इस प्रकार के कई केसों में शामिल रहा और उसका दबदबा भी था। उत्तर प्रदेश में उसकी शोहरत और दबदबे की यह हालत थी कि 2018 में अतीक जब देवरिया जेल में बंद था, तब लखनऊ के मोहित जायसवाल नामक व्यक्ति का अपहरण कर जेल में बुलवाया गया और उसकी जेल में बुरी तरह पिटाई की गई। इतनी पिटाई की गई कि उसकी एक उंगली टूट गई। मोहित जायसवाल से कुछ कागजों में हस्ताक्षर करवाकर उसे छोड़ दिया गया। पुलिस और कुछ लोगों को जब इस घटना की जानकारी मिली, तब किसी ने उच्चतम न्यायालय में रिट दायर कर दी। तब अतीक को देवरिया जेल से बरेली जेल भेजने की तैयारी की गई। बरेली जेल के जेलर को जब मालूम पड़ा, तो उसने अतीक को अपने यहां रखने से असमर्थता जाहिर की। पर अतीक बरेली जेल गया, फिर नैनी जेल पहुंचा, तब तक मामला उच्चतम न्यायालय पहुंच चुका था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चूंकि अतीक का दबदबा और आतंक उत्तर प्रदेश की जेलों तक में है, इसीलिए इसे उत्तर प्रदेश से बाहर किसी जेल में भेजा जाए। तब अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल भेजा गया। इस घटना से पता चलता है कि अतीक का उत्तर प्रदेश में कितना आतंक रहा होगा। सवाल पैदा होता है कि उस समय योगी आदित्यनाथ जी की ही सरकार थी। योगी जी के शासनकाल में एक माफिया डॉन खुले में तो क्या, जेलों में रहकर भी अपना आतंक फैला रखा था। तब यह कहना कि योगी राज में माफिया राज खत्म हो गया, सही नहीं होगा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में माफियाओं के राज की। 22 फरवरी को सरेआम उमेश पाल की हत्या कुछ लोग करते हैं, जिसमें अतीक अहमद का बेटा असद शूटर गुलाम और अतीक का विश्वास पात्र गुड्डू मुस्लिम भी शामिल रहते हैं। पुलिस इन हत्यारों को ढूंढने में लग जाती है। इस घटना के बाद अतीक को साबरमती जेल से वाराणसी लाया जाता है और पुलिस कस्टडी में पूछताछ की जाती है। उधर पुलिस अतीक के बेटे असद और गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जुटी रहती है और अंत में असद शूटर गुलाम और गुड्डू मुस्लिम की उत्तर प्रदेश के एक शहर झांसी में होने की सूचना पुलिस को मिलती है और एनकाउंटर में असद और शूटर गुलाम को मार दिया जाता है। उसकी बॉडी को प्रयागराज लाया जाता है और उसके खानदानी कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। ठीक उसी समय एक थाने में अतीक और उसके भाई अशरफ से पूछताछ होती रहती है। दूसरे दिन फिर पूछताछ होती है और रात को 9:30-10 बजे के करीब दोनों भाइयों को शासकीय हॉस्पिटल रूटीन चेकअप के लिए लाया जाता है और वहां 3 हत्यारों के द्वारा पुलिस के सामने ही अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी जाती है। यहीं से पुलिस और सरकार के ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। पुलिस के ढीले ढाले रवैये पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इतने बड़े अपराधियों को पुलिस की मामूली जीप में लाना, अलग अलग न लाना, एक ही हथकड़ी में दोनों अपराधियों को लाना, आने से पहले हॉस्पिटल के सीएमओ को खबर न करना, हॉस्पिटल के अंदर तक गाड़ी को न ले जाना, जिस गाड़ी में अतीक अशरफ थे उस गाड़ी को हॉस्पिटल के गेट पर ही रोककर दोनों को उतारकर पैदल अंदर ले जाना, प्रेस से बात कराना, शूट आउट के समय ढीला ढाला रवैया रहना, यह सब कुछ अलग ही कहानी बता रही है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ए.के. सिंह ने कहा कि पत्रकारों के बीच से 3 युवा आते हैं और वे पुलिस के सामने पुलिस और जुडिशियल कस्टडी में रह रहे माफिया डॉनों की हत्या कर देते हैं। जांच का विषय यह भी है कि इन मामूली हत्यारों पर यह हथियार यानी जिगाना पिस्टल जो भारत में बैन है, जिसे तुर्की और मलेशिया की कंपनियां मिलकर बनाती हैं और इस पिस्टल में 15 गोलियां एक साथ भरी जाती हैं।
इसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। इन हत्यारों के पास आई कहां से, क्योंकि ये तीनों बहुत ही गरीब परिवार के हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में गैंगस्टरों और माफिया डॉनों का बोलबाला है। एक अपराधी को मारने के लिए दूसरे गैंगस्टर हत्याएं कर रहे हैं। ये अच्छे संकेत नहीं है। अधिकतर लोगों का कहना है कि अतीक अशरफ जैसे माफियाओं को सजा तो मिलनी ही चाहिए, पर इस प्रकार नहीं। उसे आजीवन जेल में रहना या फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में रामराज्य है? क्या सब कुछ ठीक है? ये कैसा रामराज्य है? ये कैसी अपराधियों पर कार्रवाई है? देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर वार चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जितने अपराधियों पर कार्रवाई हुई है, उससे ज्यादा अभी भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। उन पर कार्रवाई कब होगी? हम आपको उत्तर प्रदेश के विशेष डालों के लिस्ट दिखा रहे हैं। इसे देखें और स्वयं समझें। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रचार तो खूब किया कि प्रदेश में अपराधियों का खात्मा हो रहा है, जो कुछ हद तक दिखा भी, पर हकीकत में क्या अपराधियों का खात्मा हुआ? जिसका जवाब है नहीं। क्योंकि यदि उत्तर प्रदेश में सही में गुंडों माफियाओं का सफाया हो गया होता तो 2 महीने के भीतर ही खुलेआम उमेश पाल की हत्या और अतीक अशरफ की हत्या जुडिशियल कस्टडी और पुलिस की अभिरक्षा में पुलिस के सामने नहीं होती। इन दोनों घटनाओं से साफ जाहिर है उत्तर प्रदेश में आज गुंडे सरकार और पुलिस से भी नहीं डरते। यानी आज देश के किसी भी अन्य राज्यों से ज्यादा उत्तर प्रदेश में गुंडे और माफियाओं का राज देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में आज खुलेआम और दिन दहाड़े हत्याएं और गैंगवार चल रही है। अब देखना यह है कि अतीक अशरफ हत्याकांड में किसका हाथ निकलता है। जांच में जो भी इस हत्या का मास्टरमाइंड निकलेगा वह जरूर चौंकाने वाला होगा। अब देखना यह है कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई गुंडा निकलता है या कोई बड़ा राजनीतिक व्यक्ति। आज देश की निगाहें इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड पर टिकी हुई हैं। इन सब हत्याओं और अपराधों से यह सिद्ध हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध खात्मे की जो बातें बड़े जोर शोर से कही जाती हैं वे सही नहीं है। द पोस्ट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखकर बताएं। हालांकि इसमें कुछ अच्छी लगने वाली बात नहीं है। नमस्कार।